दुनिया शांति चाहती है और कुछ देश जंग। आपको बताएंगे कि कौन कौन से देश हैं जो जानबूझकर अपने फायदे के लिए अपने सहयोगी देशों को जंग में झोंकते हैं और जंग की आड़ में अपनी अर्थव्यवस्था चलाते हैं। उससे पहले समझिए जंग की चिंगारी कैसे पूरी दुनिया को पहले जंगल बना सकती है और फिर उसमें आग लगा सकती है। जंग शुरू हुई हमास और इजराइल के बीच में कूद पड़ा हिजबुल्लाह और हूती। फिर जंग शुरू होती है हमास, हिजबुल्लाह, हूती बनाम इजराइल। तो फिर इस जंग में कूद पड़ता है ईरान। अब जंग शुरू हो चुकी है बलूचिस्तान, ईरान, लेबनान, हूती वर्सेस इजराइल के बीच। इसके बीच अमेरिका ने ईरान को धमकी दी तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब ईरान के राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। दिन चुना गया है शुक्रवार का और कहा जा रहा है कि शुक्रवार को तय हो जाएगा कि शुरू होगी वॉर या फिर चैप्टर क्लोज होगा और कूटनीति का सहारा लिया जाएगा। लेकिन यह जो जंग चल रही है, कहा जा रहा है कि यह तो अधूरा सच है जो दिख रहा है। यानी जो जंग आपको नजर आ रही है, चाहे वो रूस और यूक्रेन के बीच हो, चाहे वो हमास, हिजबुल्लाह, हूती, ईरान वर्सेस इजराइल हो, दरअसल पर्दे के पीछे जो प्रॉक्सी वॉर चल रही है वो कहा जा रहा है कि अमेरिका और रूस के बीच चल रही है, जिसमें हथियार बने हुए हैं यही देश, यानी कि यूक्रेन, हमास, हिजबुल्लाह, हूती, ईरान, लेबनान और इजराइल। तो क्या शुक्रवार को चैप्टर क्लोज होगा जंग का या शुरू होगी वॉर, यह हम आपको बताएं। ईरान के खिलाफ और समर्थन में कौन कौन से देश होंगे, क्योंकि अगर रूस ईरान के साथ आकर खड़ा हो जाएगा तो तय मानकर चलिए कि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा था और खड़ा रहेगा। लेकिन इसके अलावा और भी बड़े देश हैं जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि जब जंग अमेरिका वर्सेस रूस होगी तो मानकर चलिए कि विश्व दो खेमों के अंदर बटा हुआ नजर आएगा। मोटे तौर पर उस दौरान ईरान के खिलाफ कौन होगा और ईरान के साथ कौन कौन होगा, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर ईरान के खिलाफ की बात की जाए तो इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जॉर्डन और इसमें क्या साउथ कोरिया और खाड़ी के वो देश जहां अमेरिका के मिलिट्री बेस बने हुए हैं, क्या वो खिलाफ होंगे? और अगर वो खिलाफ होंगे तो क्या उसमें सबसे बड़ा नाम रूस का होगा? क्योंकि उन खाड़ी देशों के अंदर रूस से बचने के लिए जो प्रोटेक्शन की कंफर्मेशन देता है वो अमेरिका है। ऐसे में सऊदी अरब बेशक ईरान के खिलाफ हो, लेकिन क्या वो जंग में रूस के खिलाफ होते हुए अमेरिका को सपोर्ट करेगा, यह सवाल है। बहरहाल ईरान के साथ रूस है, चीन है, तुर्की है, लेबनान है, यमन है और सीरिया है। अब इसमें सीरिया इसलिए क्योंकि रूस सीरिया को सपोर्ट करता है और सीरिया रूस के खिलाफ मैदान में नहीं होगा। लेकिन इसमें देखने वाली दिलचस्प बात यह है कि जो 3 टॉप देश हैं सैन्य आधार पर, जिनकी ताकत सबसे ज्यादा है, जिन्हें महाशक्ति आज के दौर में कहा जा सकता है, उनमें जो टॉप 3 है वो दरअसल अमेरिका, रूस और चीन। भारत टॉप 5 के अंदर आता है। लेकिन जब इतनी बड़ी महाशक्तियां टकराएंगी तो फिर क्या वाकई में शुक्रवार को शुरू होगी वॉर? यह सवाल इसलिए है क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ईरान के राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं और ईरान के राष्ट्रपति से मिलने के बाद क्या खुला समर्थन वो देंगे? क्या पुतिन इस जंग में खुलकर ईरान के साथ आ सकते हैं? रूस खुद बीते 2 सालों से यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा है और बाकायदा इस दौरान ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या ऐसी स्थिति में रूस ईरान को हथियार सप्लाई कर पाएगा? बहरहाल अमेरिका सहित यूरोपीय देशों ने उसके साथ मोर्चा खोला हुआ है।
सिर्फ वही नहीं, नाटो की सेना ऑलमोस्ट रूस के दरवाजे पर खड़ी हुई। ऐसे में पुतिन खुलकर ईरान के प्रति अपना समर्थन क्या वाकई में दिखा सकते हैं? पुतिन के साथ समस्या यह भी होगी कि वो पहले से जंग में है। ऐसे में हथियारों की सप्लाई ईरान को करना मुश्किल होगा, और वो उस स्थिति में जब खुद ईरानी हथियारों का इस्तेमाल रूस कर रहा है, चीन से हथियार मंगा रहा है, यहां तक कि उत्तर कोरिया से सपोर्ट ले रहा है, तो इन सब के बीच में जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ईरान आ रहे हैं, क्या वो व्यापारिक दौरा है? क्योंकि बयान में कहा गया है कि वो खाड़ी देशों के अंदर जो समस्या चल रही है, जो जंग चल रही है, उसको लेकर बातचीत करने आए हैं। क्या उस बातचीत में वो भी कूटनीति का वो सहारा बताएंगे जिसके जरिए जंग खत्म हो और टेबल पर बातचीत हो? क्योंकि इन सब के बीच में यह भी कहा गया कि दरअसल हिजबुल्लाह के कमांडर ने कहा है कि वो सीज फायर चाहते हैं। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया, उनकी तरफ से जो कहा गया उसमें कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है। हिजबुल्लाह अपनी जंग को लड़ना जानता है, बहुत अच्छे से जानता है। रूस जो है उसने ईरान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दिया, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं। क्या गिफ्ट में ईरान के लिए और हथियार लेकर आ रहे हैं या हथियार लेकर जाएंगे? बहरहाल डिफेंस सिस्टम जो दिया वो ईरान को काफी हद तक अचूक बनाता है, और इसलिए क्योंकि दूसरी तरफ जो बात होती है वो इजराइल के डिफेंस सिस्टम की ही होती है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम को हम कई बार डिकोड कर चुके हैं, लेकिन जो डिफेंस सिस्टम रूस की तरफ से ईरान को दिया गया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी खासियत क्या है यह जरा देखिए। क्योंकि जंग होगी तो जितना हथियारों का महत्व होता है उतना ही महत्व डिफेंस सिस्टम का होता है। मूव करना इसको बेहद आसान है जो S-400 है, और मूव करना इसको बेहद आसान इसीलिए इसको डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि लगातार ये अपनी पोजीशन को, लोकेशन को बदलता रहता है। इसके अलावा 8x8 के ट्रक पर इसको स्थापित किया जा सकता है। बहुत ज्यादा जगह नहीं चाहिए, जितना आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। 8 फीट बाय 8 फीट इस ट्रक के अंदर ये आसानी से आ सकता है और आसानी से मूव कर सकता है। इसके अलावा जरा देखिए, -70 डिग्री तापमान में ये काम कर सकती है, और बाकायदा इसको टेस्ट किया गया है। यानी कह सकते हैं कि विषम से विषम परिस्थिति के अंदर भी ये रडार सिस्टम काम करेगा, और ये मिसाइलों को ट्रैक करेगा, और ट्रैक करने के बाद एक्टिव करके अपनी मिसाइलों को उनकी तरफ दाग देगा। और इसमें 4 तरीके की मिसाइलें हैं जो लगी हुई हैं। उनकी रेंज क्या है? उनकी रेंज है 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 400 किलोमीटर की रेंज। यानी कोई मिसाइल अगर इस रेंज के अंदर आएगी तो यह बाकायदा इतनी दूरी तक जाकर उसको ट्रैक कर सकता है, अटैक कर सकता है। अब इसको समझिए, मानिए किसी ने लो रेंज की मिसाइल से ईरान पर अटैक किया तो एक्टिव जो होंगे वो 40 और 100 किलोमीटर की रेंज की होंगी। किसी ने मिडिल रेंज की मिसाइल से अटैक किया तो एक्टिव होगी 400 किलोमीटर की। किसी ने लॉन्ग रेंज की मिसाइल से अटैक किया, मानकर चलिए इजराइल अटैक करता है तो ये लॉन्ग रेंज की मिसाइल से अटैक करेगा, तो फिर एक्टिव होंगी 400 किलोमीटर की मिसाइल जो पहले से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर लगी हुई है। इसके अलावा इस सिस्टम की क्षमता क्या है, क्षमता भी जरा देखिए कि इस सिस्टम S-400 जो रूस ने बाकायदा ईरान को दिया है उसकी क्षमता क्या है। 100 से 40,000 फीट तक हर टारगेट को नष्ट कर सकती है। 40,000 के फीट तक हर टारगेट इसके निशाने पर रहेगा। वहीं 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 300 टारगेट ये ट्रैक कर सकती है, और ट्रैक करने का मतलब अपने आप में है कि ट्रैक करके उसे नेस्तनाबूद कर सकती है। वहीं मिसाइल एयरक्राफ्ट ड्रोन से हुए हमले से निपटने में सक्षम है। जैसे ही इसकी जद में इसके एयर डिफेंस सिस्टम की रडार पर अगर कोई मिसाइल आती है, कोई ड्रोन आता है या फिर कोई एयरक्राफ्ट आता है जो दुश्मन देश का है, उसको बाकायदा ट्रैक करेगा। ट्रैक करने के बाद इसके अंदर जो 4 अलग अलग मिसाइलें हैं 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर की रेंज की, उसको एक्टिव करेगा और उसको आसमान के अंदर ही बर्बाद कर देगा। लेकिन इन सब के बीच में पुतिन आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पुतिन अचानक आए, पुतिन से पहले बाकायदा रूसी प्रधानमंत्री को ईरान भेजा गया था। रूसी प्रधानमंत्री
ईरानी राष्ट्रपति मसूद से मुलाकात करने आए थे, तेहरान में भेजा गया था उनको, और दरअसल ये वो समय था जब नसरुल्लाह की मौत हुई थी। इसके बाद ही ईरान ने इजराइल पर हमला किया था और एक साथ 180 से ज्यादा मिसाइल इजराइल पर दागी थी, यानी विद कंफर्मेशन, विद परमिशन। रूस को सपोर्ट में लेकर ईरान ने हमला किया था कि अगर ईरान हमला कर रहा है और अमेरिका ने उसका रिएक्शन दिया तो रूस ईरान के साथ खड़ा रहेगा। क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से उथल पुथल चल रही है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। यह मुलाकात तुर्कमेनिस्तान के अंदर होगी और मौजूदा स्थिति में इस मुलाकात के अपने आप में काफी मायने और अमेरिका तक की नजर इस पर टिकी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि पुतिन खुद यूक्रेन की जंग के अंदर बिजी है और जो पुतिन सोच रहे थे कि यूक्रेन से आसानी से निपटा जा सकता है, ऐसा हुआ नहीं। 2 साल से वो जंग के मैदान में है। हालात ये हो गए कि रूस के अंदर भी काफी ज्यादा डैमेज हुआ है। तो फिर पुतिन क्यों ईरान की तरफ आ रहे हैं, क्यों एक नए मोर्चे को खोल रहे हैं, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि पुतिन के दिमाग में शायद क्या चल रहा होगा। दरअसल पुतिन शायद यह चाहते होंगे कि अमेरिका भी जंग में आए, क्योंकि अगर ईरान खुलकर इजराइल के साथ जंग करता है तो फिर अमेरिका को इजराइल के समर्थन में जंग में आना ही पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। और इसके जरिए रूस यूक्रेन को मिल रही अमेरिकी सहायता को रोक पाएगा, क्योंकि अगर अमेरिका जंग में आता है तो इसका असर यूक्रेन को देने वाली सहायता पर भी पड़ेगा। जैसे अमेरिका ने यूक्रेन का इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया है, बिल्कुल वैसे ही रूस ईरान का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ करेगा। अमेरिका में इस वक्त इलेक्शन भी चल रहे हैं और इलेक्शन निर्णायक मोड पर है। ऐसे में अमेरिका की मजबूरी भी होगी जंग में उतरना, साथ ही अमेरिका के लिए जरूरी भी होगा इजराइल की सहायता करना, क्योंकि यह जंग विश्व की महाशक्ति कौन, इस महत्वाकांक्षा पर टिकी है। रूस चाहता है कि वो वैश्विक शक्ति बने जैसी वो यूएसएसआर के दौरान हुआ करती थी, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले हुआ करती थी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि वो अपनी इंटरनेशनली खोई प्रतिष्ठा को वापस दे सके, और इसी महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ रहा है ये देश। और जब भी महायुद्ध होगा वो भी इन्हीं देशों की महत्वाकांक्षाओं की वजह से होगा, और इसमें एक और देश को आप जोड़ लीजिए जो चीन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस का सगा रहा है ईरान, या रूस और ईरान के बीच बहुत बेहतरीन रिश्ते रहे हैं। हम आपको बताएंगे एक दौर में दोनों एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन दुश्मन तो रूस और इजराइल भी रहे हैं। तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझाते हैं कि इजराइल और रूस की दुश्मनी दरअसल क्या है और कहां से शुरू हुई। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि रूस और ईरान की भी दुश्मनी रही, वो कैसे खत्म हुई और कैसे शुरू हुई। दरअसल सीरिया में गृह युद्ध में रूस ने राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन किया था, जबकि इजराइल सीरिया में ईरान के बढ़ते असर से परेशान था। उसने वहां हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कई हमले किए। इसे लेकर रूस भी आक्रामक हो गया। रूस और ईरान के बीच इसके बाद सैन्य सहयोग हुआ। इजराइल ईरान को अपने लिए सबसे बड़े खतरे की तरह देख रहा है, लिहाजा दोनों के रिश्ते असहज हो गए। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में भी इजराइल ने यूक्रेन को सपोर्ट किया। इससे रूस भड़क गया और अब वो खुलकर ईरान का समर्थन कर रहा है। हालांकि एक दौर वो भी हुआ करता था जब बाकायदा नेतन्याहू पुतिन से मिले थे और दोनों ने एक दूसरे के सपोर्ट की बात की थी। इन सबसे इतर रूस और ईरान भी कभी दोस्त रहे तो कभी दुश्मन रहे हैं। इनके भी रिश्ते ऐसे नहीं है कि बहुत मजबूत रहे हैं। हालांकि सच है कि दोनों आर्थिक तौर पर एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा ट्रेड करते हैं, और वर्तमान में अगर वेपन के आधार पर आप देखेंगे तो ईरान 2 देशों पर निर्भर करता है, उसमें प्रमुख तौर पर रूस और चाइना है। हालांकि इस दौड़ के अंदर भारत भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत वेपन्स इंडस्ट्री के अंदर उभरता हुआ निर्यातक है। रूस और ईरान दोस्त भी रहे, दुश्मन भी रहे। कैसे यह जंग शुरू हुई? दरअसल रूस और ईरान की प्रतिद्वंद्विता ऐतिहासिक रही है।
2-4-10 साल पुरानी नहीं है, लंबी है। ईरानी लोग रूस को संदेह की नजर से देखते नहीं हैं। ईरान के घरेलू मामलों में रूसियों की दखल अंदाजी का पुराना और एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है। दरअसल 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में ईरान को कई बार रूसी हमलों का सामना तक करना पड़ा है। 1989 की ईरानी क्रांति के लक्ष्यों में एक मकसद सोवियत संघ का विरोध करना भी था। 2007 में पुतिन की ईरानी यात्रा के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में गर्माहट आनी शुरू हुई, या कहें कि दोनों के बीच की दुश्मनी दोस्ती की तरफ बढ़नी शुरू हुई। वरना सोचिए, 1943 में जोसेफ स्टालिन की तेहरान यात्रा के बाद किसी रूसी नेता ने यहां पर यात्रा नहीं की थी। 1943 के बाद 2007 के अंदर पुतिन जब आए तो ये यात्रा आगे बढ़ी, ये दुश्मनी दोस्ती में बदलती हुई नजर आई और जो रिश्तों में ठंडक घुली हुई थी उसमें गर्माहट महसूस हुई। ईरानी सरकार की नजर में रूस और ईरान एक दूसरे के सहयोगी आज की तारीख में भी नहीं है, लेकिन वो ये जरूर मानते हैं कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंध बढ़ रहा है। सीरिया के मोर्चे पर ईरान रूस एक दूसरे के आमने सामने रह चुके हैं, एक दूसरे के खिलाफ रह चुके हैं। बावजूद इसके दोनों देशों के बीच जमीन पर काफी सहयोग देखने को मिल रहा है। यहां तक कि रूसी सैनिक यूक्रेन से जंग में ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इसके पीछे की भी अपनी एक कहानी है। ईरान इसको मानने को तैयार नहीं कि जिन ड्रोन का इस्तेमाल रूस कर रहा है वो ईरानी है। इसकी अपनी पाबंदियां हो सकती है। वो नाटो देश और अमेरिका की सेना को अपने दरवाजे तक नहीं लाना चाहता। हमने इससे पहले आपको बताया था कि इजराइल के साथ किस तरीके के रिश्ते ईरान के रहे हैं, तो यह भी जरा समझिए। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले दरअसल रूस के अंदर यहूदियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन एक दौर आया जब रूस के अंदर यहूदियों को शक की नजर से देखा गया, यहां तक कि उनके वीजा को बार बार सस्पेंड किया गया, बार बार खारिज किया गया और उन पर पाबंदियां रूस के अंदर ही लगाई गई ताकि वो अमेरिका की यात्रा ना कर पाए, वो इजराइल की यात्रा ना कर पाए। क्योंकि उस वक्त इजराइल बन रहा था, इजराइल यहूदी देश के तौर पर उभर रहा था और रूस के अंदर जो यहूदी थे वो इजराइल आना चाहते थे और रूस उनको रोक रहा था, क्योंकि अगर वो वहां से इजराइल आते, अमेरिका आते, तो रूस की अंदर की जो सीक्रेसी है वो इजराइल और अमेरिका तक पहुंचती। और इसके लिए बाकायदा वहां टर्मिनोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया जिसमें उन्हें बाकायदा टर्मिनेटेड कहा गया, जिनके वीजा को बार बार टर्मिनेट किया जा रहा था। लेकिन अगर शुक्रवार को पुतिन ईरान के पीछे खुलकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि आप जंग कीजिए, हम आपके पीछे हैं, तो क्या वॉर शुरू होगी? और अगर वॉर शुरू होगी तो क्या इसमें दुनिया के जो टॉप 5 देश हैं, जो ताकतवर देश हैं, क्या वो इसका हिस्सा बनेंगे? जरा देखिए, दुनिया के 5 सबसे ताकतवर देश कौन कौन से हैं, इसको भी जरा समझिए। इसमें पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पर रूस है, तीसरे पर चीन है, चौथे पर भारत है और 5वें पर दक्षिण कोरिया को गिना जा रहा है। और यह दरअसल ग्लोबल फायरवायर की 2024 की लिस्ट है, जिसमें कुल 145 देशों की सैन्य ताकत के आधार पर इसको तैयार किया गया और उसमें पाकिस्तान भी है, लेकिन पाकिस्तान बहुत पीछे 9वें स्थान पर है। वहीं इटली को 10वां स्थान मिला है। दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, जापान और तुर्की भी शीर्ष 10 देशों में शामिल है। कई पैरामीटर को ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है, जिसमें सैनिकों की संख्या, सैन्य उपकरण, वित्तीय स्थायित्व, सैन्य संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग और भौगोलिक परिस्थितियों का भी ध्यान रखा गया। लेकिन यह जंग शुरू हुई तो सोचिए कैसे यह जंग आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसमें अमेरिका के साथ रूस नहीं होगा, चीन नहीं होगा। इस जंग में भारत की भूमिका शांति के पक्ष में रहेगी। दक्षिण कोरिया अमेरिका की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि उत्तर कोरिया रूस और चाइना की तरफ है और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अपनी एक अलग जंग है जो चलती रहती है। तो मानिए 5 में से अगर भारत को हम मध्यस्थता के लिए शांति दूत के तौर पर रख भी ले तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका, रूस और चीन,
रूस और चीन होंगे ईरान की तरफ, जबकि अमेरिका और साउथ कोरिया इजराइल की तरफ होंगे। लेकिन इन सब के बीच में क्या ईरान के समर्थन का ऐलान करेंगे पुतिन? क्योंकि पुतिन इस जंग पर करीब से नजर बनाए हुए हैं और खुद अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों के निशानों पर वो आ चुके हैं। अमेरिका के कट्टर दुश्मन पुतिन ईरान के पक्ष में खड़े हैं और खुलकर खड़े हो सकते हैं। रूस के ईरान के साथ घनिष्ठ संबंध रहे हैं और ईरान ने मॉस्को को ड्रोन और मिसाइल आपूर्ति किया, हालांकि वो मानता नहीं है कि उसने ऐसा किया है। कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान वो देश जिसके पास फिलहाल खाने को पैसे नहीं है, सरकार चलाने को पैसे नहीं है, जहां इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है, दूध बहुत महंगा है, वो पाकिस्तान भी ईरान को मिसाइल दे रहा है। और उसने पाकिस्तान ने सबसे बेहतरीन कही जाने वाली अपनी शाहीन 3 मिसाइल दी है, ईरान को दी है। मतलब ईरान के साथ पाकिस्तान भी आकर खुलकर खड़ा हो गया है। तो जरा समझिए, जो शाहीन 3 दी है मिसाइल, उसके बारे में आप सुनेंगे तो आप थोड़े से उत्साह से भी भरेंगे और शक भी आपके अंदर आएगा, क्योंकि इसकी खासियत जरा देखिए कि शाहीन 3 की खासियत क्या है। यह पाकिस्तान की सबसे खतरनाक मिसाइल है। 19.3 मीटर लंबी है, रेंज इसकी 2750 किलोमीटर है। 2750 किलोमीटर का मतलब आप निकाल लीजिए कि ईरान कहीं से भी सीधा हमला इजराइल पर कर सकता है और उसकी रेंज इतनी है कि ईरान से आसानी से इजराइल को अटैक किया जा सके। यह मल्टी स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट पर आधारित है। गति या मारक क्षमता का खुलासा नहीं किया है। आप सोचिए जरा, पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन मिसाइल शाहीन 3 इसका नाम है, लेकिन पाकिस्तान यह बता नहीं पा रहा है कि इसकी मारक क्षमता क्या है और वो ये भी नहीं बता पा रहा है कि इसकी गति क्या है। यानी जो 2750 किलोमीटर दूर जाकर ये मार करेगी वो कितने मिनट में करेगी, इसकी स्पीड क्या है। स्पीड बहुत मायने रखती है, इसलिए मायने रखती है कि जिस मिसाइल की स्पीड जितनी ज्यादा होगी और जो मिसाइल जितनी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई से मार करेगी, रडार में उसको कंट्रोल करना या उसको डिटेक्ट करना उतना ही मुश्किल है। और सोचिए, अगर इसकी स्पीड कम होगी तो पाकिस्तान से ईरान और ईरान से जब इसको इजराइल की तरफ मोड़ा जाएगा तो बीच में कई देश आएंगे, कईयों के डिफेंस सिस्टम आएंगे। इसलिए सवाल गंभीर है कि भाई इन्होंने दे तो दी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान को टेस्ट करने के लिए दे दी कि भाई साहब आप टेस्ट कीजिए, हमें गति भी पता चल जाएगी और मारक क्षमता भी पता चल जाएगी, क्योंकि पुरानी नहीं है ये। पाकिस्तान ने इसका आखिरी परीक्षण 9 अप्रैल 2022 को किया था। महज 2 साल पहले ही इसका परीक्षण किया गया है और ये ईरान को दी गई है। तो क्या वाकई में पुतिन जो जा रहे हैं और जो दुनिया के अंदर देखते ही देखते बीते 10 दिनों के अंदर 2 धड़े नजर आ रहे हैं, क्या वो आहट है? क्या वो आहट है वॉर की? और शुक्रवार क्या वॉर को शुरू करेगा या पुतिन समझाएंगे कि देखिए मैं यूक्रेन के अंदर फंसा हुआ हूं, हजारों लोगों की जान जा चुकी है, आर्थिक तौर पर काफी ज्यादा ब्रेकडाउन आया है, सैनिक मारे जा रहे हैं, जंग से किसी का भला नहीं, क्योंकि जो जख्म खुद ले चुका होता है उसको उस जख्म की गहराई का पता होता है। या फिर अमेरिका को सबक सिखाने के लिए पुतिन कहेंगे कि आप मिसाइलें दागिए, पीछे मैं खड़ा हूं, क्योंकि ये जंग ईरान और इजराइल, हूती, हमास, हिजबुल्लाह, लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल की कभी नहीं थी। ये शुरू से ही जंग अमेरिका और रूस, या कहें कि महाशक्ति सबसे बड़ी कौन, उसकी चल रही है। और इन बड़े देशों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा देश तबाह हो रहा है, फर्क इससे पड़ता है कि उससे इनको कितना फायदा हो रहा है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।